द प्लेयर ऑफ फॉलन प्रेस्टिजियस फैमिली मानवा के पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं। रायन क्वेश्चन करता है, क्या उसे रिवील करना जरूरी है? ये बात दोनों कंटेस्टेंट्स को सरप्राइज करती है। चाहे वो कोऑपरेट करें, सिर्फ एक ही पास होगा, इसलिए वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता। दोनों कंटेस्टेंट्स इरिटेट होते हैं और रियलाइज करते हैं कि उन्होंने जल्दी बोल दिया। आखिर में वो सिर्फ कॉलीग्स बचते हैं। रायन इनकार करता है कि वो कॉलीग्स को नहीं कहता है कि ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया गया। डंस रायन के जवाब को करेक्ट माइंडसेट के तौर पर अप्रूव करता है और उन्हें अपने टेस्ट पर फोकस करने को कहता है। जरूरत पर दूसरों का यूज करना कातिलों की नेचर का पार्ट है। वो पूछता है कि क्या बाकी दो कंटेस्टेंट्स कुछ कहते हैं। तब वो दोनों एक साथ इनकार करते हैं। डंस असैसिनेशन टेस्ट के शुरू होने का ऐलान करता है और तीनों तुरंत चल पड़ते हैं। रायन को याद आता है जब खुद उसका असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। टाइम लिमिट 3 दिन का सेट हुआ था और लोकेशन पाटन थी। स्पेशल कंडीशन ये थी कि उन्हें उसे माटंग ब्रांच में स्पेशल ग्रेड ट्रेनी के तौर पर रजिस्टर करना था। दूसरी तरफ कातिल हंस रहे थे और सोच रहे थे कि 10 मिनट में रायन मिल जाएंगे, लेकिन वो फील हो गए और उसे पूरे 3 दिनों में लोकेट नहीं कर सके। 3 डेज के बाद रायन सफायर से ट्रेनिंग लेता है जिसे उसने प्रॉमिस किया था। अब प्रेजेंट में रायन रिफ्लेक्ट करता है कि फॉर्मल असैसिन बनना इजी नहीं है। टारगेट बहुत मुश्किल है और शायद वो हिस्ट्री में कुछ नया शुरू कर रहा है। जबकि पोला सक्सेसफुली अलार्म मैजिक और मैकेनिकल डिवाइसेस बाईपास कर लेता है। पोला मर्सिनरीज को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वहां एक्स्ट्रा मर्सिनरीज भी होंगे। रिन खुद को मुश्किल से हाइड कर लेती है और पोला का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि पोला की वजह से उसका काम आसान हो गया था। एओएलसी पर पहले भी काउंटलेस कत्ल हो चुके होते हैं, इसलिए वो हमेशा अपनी मेन वाइफ के बेडरूम में हाइड होता है। उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने कॉन्क्यूबाइन रखी हुई है और घर पर असैसिन्स ला रहा है। वो सफाई देता है कि असैसिन्स उसकी वजह से नहीं आई और ये रूम सेफ्टी डिवाइसेस से फुल सिक्योर है। रिन रूफटॉप पर खड़ी उनकी बात सुन रही होती है और डिसाइड करती है कि पास खड़े 5 ऑर्डिनरी सोल्जर्स को फिनिश करके एक फ्रंटल ब्रेक थ्रू करेगी। इस बीच एएलओसी की वाइफ उसे नाइफ से धमकाती है क्योंकि वो उसके अफेयर्स और पैसों के मिसयूज पर दिल से टूट चुकी होती है। वो कहने की कोशिश करता है कि बिजनेस फंड्स काफी नहीं थे, लेकिन उसकी वाइफ को पता होता है कि उसने वो पैसे कॉन्क्यूबाइन के गिफ्ट पर लगा दिए। वाइफ बिना किसी हेजिटेशन के उसके दिल में नाइफ घुसा देती है और फिर फौरन टूट जाती है जब उसे समझ आती है कि ये उसने क्या कर दिया है। रिन शॉक में देखते हुए कंफ्यूज हो जाती है कि मिशन को कामयाब समझें या नाकाम। अचानक उसे रायन याद आता है और सोचती है कि वो पूरे मिशन में दिखाई ही नहीं दिया। वो वापस जाकर अपना फेलियर रिपोर्ट करती है और बताती है कि एएलओसी वाइफ के हाथ से मरा है, उसने उसे नहीं मारा। वहां पहुंचकर वो शॉक होती है कि रायन तो पहले से वापस आ चुका है। वो सोचती है क्या वो मैंशन गया भी था। पोला भी सेफ वापस आ गया क्योंकि मर्सिनरीज आपस में लड़ने लगे थे और वो वहां से निकल गया था। फिर डंस अनाउंस करता है कि मिशन फेल नहीं हुआ क्योंकि रायन ने मिशन कंप्लीट किया है। दोनों कंटेस्टेंट स्टन्ड रहते हैं जब डंस बताता है कि रायन ने एएलओसी की वाइफ को कंट्रोल किया था और अपनी स्किल से उसे हस्बैंड का कत्ल करवाया था। डंस एक्सप्लेनेशन मांगता है और रायन अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ डिटेल देना शुरू करता है और कहता है कि मसले का हल एएलओसी और उसकी वाइफ के दरमियान ही था, इसलिए एएलओसी के इंटरनल इश्यूज को यूज करना ही बेस्ट ऑप्शन था। कंटेस्टेंट सोचने लगते हैं कि शायद ब्रांच मैनेजर ने रायन को स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन रायन उन्हें समझाता है कि एक मशहूर मर्चेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं था और रिन की इन्फॉर्मेशन से ये कंफर्म था कि एएलओसी एक लिकर डिस्ट्रीब्यूटर था और न्यू मिस्ट्रेस भी रखता था। जब कंटेस्टेंट्स बिजी थे इन्वेस्टिगेशन में, रायन पहले ही अपना पूरा प्लान कंप्लीट कर चुका था। वो पहले ही इन्वेस्टिगेट करके पूरी प्लानिंग के साथ मूव कर रहा होता था। पोला हैरान होता है कि रायन ने टारगेट को जानने से पहले इन्वेस्टिगेशन कैसे कर ली। रायन रिवील करता है कि उसने सिर्फ टारगेट नहीं बल्कि और लोगों को भी इन्वेस्टिगेट किया था। शहर में जितने लोग बुरे रूमर्स और असैसिनेशन रिस्क के साथ जुड़े थे, रायन ने सब पर इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली थी। वो शहर के मर्चेंट्स के पास बैठकर रूमर्स कलेक्ट करता रहा और सिर्फ 2 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट करने की वजह से वो हर पॉसिबल टारगेट के लिए पहले से तैयार था, चाहे फाइनल टारगेट कोई भी निकलता। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे एक छोटी सी टेस्ट के लिए पूरी बुक रिवाइज कर लेना। इसी प्रोसेस में उसे पता चला कि एलो की वाइफ केली के दिल में उसके लिए बहुत गहरी नफरत मौजूद थी। रायन ने केली से तब कांटेक्ट किया जब उसका हस्बैंड उसे लगातार परेशान करता रहता था और उस वक्त उसने केली को एक सॉल्यूशन सिखाया।
वो सॉल्यूशन था कि वो चुपके से असैसिनेशन गिल्ड को हायर करें। एलोक अपनी वाइफ को इग्नोर करता रहा और दूसरी औरतें लाता रहा और साथ ही वाइफ की फैमिली के पैसे से बिजनेस चलाता रहा। केली उससे इतना नफरत करती थी कि उसे मार सकती थी, लेकिन फिर भी नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। इसलिए रायन ने उससे कहा कि अगर वो एक्स्ट्रा मर्सनरीज रखे और सिक्योरिटी स्ट्रांग करे तो उसका हस्बैंड डर जाएगा और सेफ रहेगा। इसलिए जब वो आखिर में भागकर अपनी वाइफ के बेडरूम में आया, रायन पहले ही केली को बता चुका था कि असैसिनेशन का हंगामा उन औरतों और उसके लवर की साजिश के तौर पर फ्रेम कर देना और फिर उसका हस्बैंड होश में आकर उसके पास लौट आएगा। केली उस वक्त नशे में थी और उसने पूरा प्लान मान लिया। रायन मानता है कि अगर सब यहीं तक रहता तो केली की मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो जाता, लेकिन असैसिनेशन प्लान शुरू होने से थोड़ी देर पहले रायन ने उसे एक और बात बताई थी कि उसके हस्बैंड ने उसकी फैमिली का सारा पैसा उड़ा दिया था और बिजनेस फंड्स का झूठ बोलकर बेसिकली पूरी टेंस सिचुएशन रायन ने पहले से ही प्लान करके अपने फेवर में मोड़ दी थी। डंस अभी भी कंफ्यूज्ड होता है कि एक सिंपल सी सिविलियन औरत ने अपने हस्बैंड को कैसे मार दिया। फिर रायन बताता है कि जो शराब डिलीवर हुई थी उसमें उसने एल्केमी से बनाया हुआ पोशन मिक्स किया था। क्योंकि कैजुअलिटीज का खतरा था, इसलिए उसने पानी में भी कुछ ड्रग्स मिक्स किए जो मर्सनरीज ने भी पिए और वो सही वक्त पर एक्टिव हो गए। ये ड्रग होश को धुंधला करता है और गुस्सा बहुत आसानी से भर देता है। पोला को समझ आ जाता है कि मर्सनरीज के आपस में लड़ना भी उसी ड्रग की वजह से था। सीधी बात यह थी कि सब कुछ रायन के प्लान के हिसाब से हुआ। उसकी लीक्ड इंफॉर्मेशन और ड्रग के इफेक्ट्स ने केली का गुस्सा और बढ़ा दिया और उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। फिर डंस उसे टेस्ट क्लियर करने पर मुबारक देता है। रायन बताता है कि उसे कमीशन फी के साथ केली से एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलने वाली है क्योंकि केली अब एक मर्डरर बन चुकी है। लेकिन ऑफिशियली असैसिन्स ही घुस आए थे। सिर्फ वो 3 जानते हैं कि केली ने अपने हस्बैंड को खुद मारा और केली अपना जुर्म छुपाने के लिए कुछ भी देने को तैयार होगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि रायन का लेवल कितना ऊपर है, उसका काम इतना शार्प और कंट्रोल्ड था। डंस दोनों कंटेस्टेंट्स को भेज देता है, लेकिन रायन को रोक लेता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है कि तुमने ये सब कर दिया और अब वाइफ को अपने हस्बैंड के मर्डर का बोझ पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। तुमने एक बात कभी सोची ही नहीं, उनकी गिल्ड असैसिन्स बनाती है, मॉन्स्टर्स नहीं। रायन शांत अंदाज में कहता है कि उसने केली को एक नॉर्मल औरत समझकर प्लान बनाया था, जब तक उसे ये पता नहीं चला था कि केली अपनी हस्बैंड की हर लवर को मार देती थी। एलिक भी बहुत जिंदगियां बर्बाद कर चुका था, ड्रग्स, लोन्स और गैम्बलिंग डेट्स के चलते। केली अपनी फैमिली की पावर से अपनी किलिंग्स छुपा लेती थी और उसका हस्बैंड भी उससे थक चुका था, लेकिन फिर भी मिस्ट्रेसेस लाना नहीं छोड़ा था, जबकि उसे पता था कि वो सब मारी जाएंगी। उन औरतों के हस्बैंड्स अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन केली की पावर उन सब क्राइम्स को दबा देती थी। ऐसी डिटेल्स आम इन्वेस्टिगेशन में मिलती ही नहीं, और ये तो एक टेस्ट केस की असैसिनेशन रिक्वेस्ट थी। अगर वाइफ हस्बैंड को मारना नहीं चाहती थी, तब भी गिल्ड को फुल पेमेंट तभी मिलेगी जब एलिक मर जाएगा। रायन पूछता है कि क्या क्लाइंट की फीलिंग्स या हालात कोई मतलब रखती हैं जब असैसिनेशन का काम पैसे के लिए होता है। वो कहता है केली ने कभी ये तो नहीं कहा कि वो अपने हस्बैंड को अपने हाथ से नहीं मारना चाहती थी। उसने गिल्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की और रिक्वेस्ट अपने तरीके से कंप्लीट हुई। अगर अब वो अपने हस्बैंड के मर्डर का गिल्ट पूरी जिंदगी उठाएं तो भी वो उनका मसला नहीं। डंस सोच में पड़ जाता है कि शायद असैसिन्स के लिए ज़मीर या गिल्ट जैसी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, और रायन कहता है कि अगर उन्हें अपनी इंसानियत बचानी है तो उन्हें ताकत हासिल करनी पड़ेगी और सिस्टम को जड़ से मिटाना पड़ेगा। कितना भी खोज लें और कितना भी सर्च कर लें, लेकिन असैसिनेशन रिक्वेस्ट लेने के वक्त किसी का ज़मीर बदल नहीं सकता, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ये बात कहकर वो वहां से सीधा चल दिया। फिर सैफायर हमारे लड़के को मुबारक देती है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है और अब वो गिल्ड का फॉर्मल मेंबर बन गया है और 5th ग्रेड असैसिन भी। जैसे ही वो अनाउंस करती है, उसका लेवल तुरंत बढ़ जाता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने फिलिप्स और पैलेस का रिस्पेक्ट हासिल कर लिया है और डंस की एक्सपेक्टेशंस भी अर्न कर ली हैं। सैफायर बताती है कि अब वो गिल्ड की ऑफिशियल रिक्वेस्ट्स ले सकता है और अगर कंडीशंस पूरी हों तो प्रमोशन के लिए अप्लाई भी कर सकता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुरंत अप्लाई करेगा, लेकिन वो उसकी बात कट कर देता है और सारी प्रमोशन कंडीशंस याद से सुना देता है। फिर बिना झिझक पूछता है कि अलॉक रिक्वेस्ट का पेमेंट कितना बना। सैफायर को हल्का सा प्रेशर महसूस होता है। वो बताती है कि एडवांस पेमेंट 10 गोल्ड था, कंप्लीशन पेमेंट 10 गोल्ड था और केली ने मर्डर कंसील करने के लिए 10 गोल्ड एक्स्ट्रा दिए थे। वो कहता है टेस्ट ही सही, लेकिन रिक्वेस्ट उसने ही कंप्लीट की और एक्स्ट्रा पैसा भी उसका ही बनता है, और प्रमोशन कंडीशन एक ही रिक्वेस्ट में 30 गोल्ड अर्न करना है, जो वो ऑलरेडी कर चुका है।
उसी वक्त सिस्टम उसको ऑप्शन देता है कि वो 4th ग्रेड असैसिन प्रमोशन के लिए अप्लाई कर दे। सैफायर उसे वॉर्न करती है कि ज्यादा अहंकारी मत बनो, उन्हें हल्का मत समझो, उनके भी अपने कानून और रूल्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। असैसिन्स में असली पहचान 4th ग्रेड से शुरू होती है। सैफायर उसके एटीट्यूड से थोड़ी इरिटेट होती है क्योंकि वो बाकी असैसिन्स को इग्नोर कर रहा होता है। वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोर से कहता है कि वो प्रमोशन एप्लीकेशन वापस नहीं लेगा। सैफायर गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन डंस जो टेस्ट सुपरवाइज कर रहा था वो बोलता है कि रायन बिल्कुल क्वालिफाई करता है 4th ग्रेड प्रमोशन टेस्ट के लिए, क्योंकि ये उनकी बेइज्जती नहीं थी, बल्कि टेस्ट में उसने एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई थी, पूरी फिजिकल एबिलिटी। उसने कोई हैवी प्लानिंग नहीं की, उसने बस असैसिन के बॉडी स्किल्स और टेक्निक्स यूज किए और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी से असैसिनेशन अटेम्प्ट जीत लिया। और ये भी कि अब वो मौका लेकर रायन की असली स्किल को गेज कर सकते हैं या उसे एक ऐसी सीख दे सकते हैं जो वो कभी ना भूले। सैफायर को टैग गेम याद आता है जिसमें ज्यादा ट्रैप्स थे। वो फाइनली प्रमोशन टेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और वार्न करती है कि ये टेस्ट जान का जोखिम होता है, असैसिन की लाइफ का रिस्क होता है। रायन बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। रात के वक्त बाद में तीनों लोग डंस के साथ बैठे होते हैं। डंस बताता है कि टेस्ट जल्दी से जल्दी 1 या 2 महीने बाद हो सकता है और तब तक वो रायन को ट्रेन कर सकता है, लेकिन रायन पोलाइटली मना कर देता है क्योंकि वो रेस्ट करना चाहता है। वो कहता है कि वो कुछ दिन के लिए गिल्ड से दूर रहेगा और अब जब वो फॉर्मल मेंबर बन गया है तो ब्रांचेस की टेरिटरी से बाहर भी जा सकता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि टेस्ट से पहले जरूर वापस आएगा और मार्टिन ब्रांच में रुककर टेस्ट अपडेट्स भी चेक करेगा। फिर सब लोग आपस में पीकर बैठकर बात करते हैं जब तक दिल भर ना जाए। अब रायन जानता है कि जब वो 4th रैंक असैसिन बन जाएगा तब उसके पास बिल्कुल फ्री टाइम नहीं होगा, क्योंकि 4th रैंक असैसिन्स को लगातार रिक्वेस्ट्स मिलती रहती हैं और टारगेट जब ब्रांच लीडर हो तो सोने का वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए उसे जरूरी है कि वो उस सबसे पहले ही यहां से निकल जाए। फिर वो डार्क जोन में पहुंच जाता है जिसे लैंड ऑफ द डेड कहते हैं। इसी वक्त एक नोबल अपने नाइट्स के साथ सफर कर रहा होता है और वो हमारे लड़के को देखता है। वो फौरन पूछता है कि ये कौन है। रायन उठकर कहता है कि उसकी टांग इंजर्ड है और वो अब चल नहीं सकता। वो नोबल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे गांव तक राइड दे दो, वरना वो यहां मर जाएगा। नोबल घमंड से कहता है कि अगर वो जल्दी में ना होता तो उसे वहीं मार देता, लेकिन रायन को बिल्कुल समझ आ जाता है कि नोबल एक्चुअली बिल्कुल हरी में नहीं था। रायन बस उससे विनती करता है कि उसे कैरेज में चढ़ने दो, और नोबल का नाम कनाल होता है। कैरेज के अंदर से किसी ने ऑर्डर दिया कि बच्चे को अंदर बिठाया जाए, लेकिन कनाल मना करता है और उसको अपने साथ घोड़े पर बिठा लेता है। सफर के दौरान कनाल उससे क्वेश्चंस करता रहता है और हमारा लड़का अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। नोबल कहता है तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि कैरेज में जो यंग लेडी बैठी है उसकी वजह से, और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। लेकिन रायन को पूरा पता होता है कि ये किस्मत नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी। वो यंग लेडी रोज फैमिली की खून की रिश्तेदार होती है और उसके पास रोज फैमिली का क्रेस्ट भी होता है। इसी काम के लिए रायन ने सारे डेंजर्स पहले ही क्लियर कर दिए थे और उसने पता लगा लिया था कि रोज फैमिली का प्रोसेशन इसी रोड से गुजरेगा। वो फाइन ट्रॉय की आउटर टेरिटरीज में चुपचाप रह रहा था, लेकिन अचानक रोज फैमिली गिर गई और उस लड़की को एग्जाइल में भेज दिया गया। रायन जानता है कि बॉर्डर रीजन के सिर्फ छोटे नोबल्स ही बचे हैं और उनके साथ जो एस्कॉर्ट्स हैं वो असली नाइट्स नहीं बल्कि फैमिली के प्राइवेट सोल्जर्स हैं, जिन्हें सिर्फ नाम का नाइटहुड दिया गया है। रोज फैमिली के गिरने की पूरी कहानी सेरमन फैमिली से जुड़ी हुई है, जितना उसने इन्वेस्टिगेट किया है। नाइट्स में से एक पूछता है कि सेरमन फैमिली का इस सब में क्या लेना देना, और दूसरा नाइट कहता है कि सरमन एक चालाकी भरी फैमिली है। उन्होंने अपने सीक्रेट डीलिंग्स छुपाने के लिए रोज फैमिली के हेड को असैसिनेट कर दिया। ये सुनकर रायन बिल्कुल शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं। आज रायन को रोज फैमिली के गिरने का असल वजह पता चलता है। ये सब सरमन और पार्टन फैमिलीज के बीच रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ होता है। सरमन फैमिली डेरिन किंगडम से बिलोंग करती है और पार्टन पेंसजॉय किंगडम से। रोज फैमिली का सबसे बड़ा बेटा पार्टन के राइवल नेशन के साथ था और सरमन फैमिली में नाइट बन गया था। यहीं से दोनों फैमिलीज का रिश्ता शुरू हुआ। डार्क जोन में ड्यूटी करते वक्त उसकी मौत एक मॉन्स्टर के हाथ हो गई और सरमन फैमिली ने रोज फैमिली को इज्जत देने के लिए उनको मैसिव एड दी। एक और फैमिली जो रोज फैमिली से कंपीट करती थी और उससे जलन रखती थी, उन्होंने सरमन फैमिली का साथ दे दिया और इस झगड़े को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लिया। इसी से रोज फैमिली के हेड का असैसिनेशन हुआ और अफवाह फैल गई कि रोज फैमिली छुपकर सरमन के लिए काम कर रही थी और सरमन ने एविडेंस छुपाने के लिए उनके हेड को मार दिया। लेकिन रोज फैमिली ने कहा कि उनके हेड को एक्चुअली पार्टन ने मारा है
लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाटन उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना हुआ था। अब जब हेड मर गया और उनकी पावर गिर गई तो रोज फैमिली को डेरेन की तरफ एग्जाइल किया जा रहा है। हकीकत सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो रोज फैमिली के अंदर हैं और जिन्होंने यंग लेडी रोज का साथ नहीं छोड़ा था। अब लेडी रोज अपने टेंट के अंदर तेजी से चली जाती हैं। बाकी नाइट्स बाहर इधर उधर बैठे होते हैं, कुछ गार्ड ड्यूटी पर खड़े होते हैं और कुछ आग के पास बैठकर केनाल की बातें सुन रहे होते हैं। केनाल उन्हें बता रहा होता है कि पाटन और आनी फैमिलीज असल में शीडी और धोखेबाज लोग हैं और सर्मन फैमिली हमेशा से मदद करती आई है। ये सुनकर गार्ड्स खुश होकर चीयर करते हैं। इसी दौरान रायन चुपचाप अपना सूप पी रहा होता है। एक गार्ड उसे देखकर सोचता है कि शायद ये बच्चा पॉलिटिकल बातों से बोर हो रहा होगा, लेकिन रायन आराम से उन्हें कहता है कि क्या एग्जाइल मिशन के बीच किसी अननोन बच्चे के सामने इतनी खुली पॉलिटिकल बातें करना सही भी है या नहीं। गार्ड्स इस बात को हल्का लेते हैं और फिर से अपनी बातें शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि लेडी रोज तो सबसे ज्यादा दुख में है और वो खुद कैनाल और नई नाइट्स एक्सपीरियंस में कमजोर हैं, इसीलिए उन्हें आनी फैमिली से आने वाले खतरे की गहराई का अंदाजा नहीं। रायन को बिल्कुल पता होता है इसका मतलब क्या है। आनी फैमिली का हेड एक बिगड़ा हुआ औरतबाज आदमी है जिसके खिलाफ गिल्ड में कई कत्ल करने की रिक्वेस्ट्स आ चुकी होती हैं। वो रिक्वेस्ट्स खुद रायन ने रिजेक्ट की थीं क्योंकि रिस्क ज्यादा था और रिवॉर्ड बहुत कम था। उसकी गंदी लाइफ के बावजूद वो आदमी अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत कॉशियस और पैरानॉइड रहता है, और अगर इतना पैरानॉइड आदमी लेडी रोज को टारगेट कर रहा है तो ऐसी खुली जगह में कैंप लगाना बिल्कुल पागलपन है। अचानक रायन अंधेरे में कुछ मूवमेंट नोटिस करता है। जंगल के पीछे एक तेजी से हिलती हुई शैडो। उसे समझ आ जाता है कि कोई ऑलरेडी उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो बिना शोर मचाए अटैक नहीं करता, बल्कि वो चुपके से अंधेरे में घुस जाता है और ट्रैप्स लगाना शुरू कर देता है ताकि पीछा करने वाले की स्पीड स्लो हो जाए। जब वो वापस कैंप में आता है, गार्ड्स उसको देखकर हैरान होते हैं कि ये इतना मिट्टी में क्यों लथा हुआ है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि रायन ने पहले ही ट्रैप्स लगा दिए हैं जो उस पीछा करने वाले को काफी देर रोक लेंगे। ये सब करने के बाद रायन उनकी फैमिली से मिली इंफॉर्मेशन को अपनी माइंड में अरेंज करता है। फिर वो चुपचाप अपने टेंट में चला जाता है ताकि रेस्ट कर सके, क्योंकि सुबह उसी अलग होना है। अगली सुबह वो फिर सफर शुरू करते हैं और डॉसन विलेज पहुंच जाते हैं। केनाल रायन को देखकर हैरान होता है कि इतना छोटा बच्चा डार्क जोन के पास वाले विलेज में क्या करेगा। रायन आराम से झूठ बोल देता है कि वो मॉन्स्टर मटेरियल्स का छोटा मर्चेंट है और ये कहकर वो उनसे अलग होने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगता है, एक नाइट उसे रोकता है और एक जादुई लिक्विड दे देता है। ये लिक्विड लेडी रोज के ऑर्डर पर दिया गया होता है। रायन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे ले लेता है। उसके बाद वो नाइट वहां से निकल जाता है और रायन अकेला रह जाता है। वो बिना सोचे समझे वो लिक्विड पी लेता है और जैसे ही वो फिनिश करता है, एक ग्रुप ऑफ हॉर्स राइडर्स पूरी रफ्तार से उसके पास से गुजरता है। रायन फौरन पहचान लेता है कि ये पीछा करने वाली पार्टी है। इनमें मर्सनरी, सोर्ड्समैन और मजिशियन सब शामिल होते हैं। उनके आगे आगे जो लीड कर रहा होता है वो होता है गैरुडा आनी, जो आनी फैमिली का दूसरा बेटा होता है। वो सब रायन के पास से घोड़ों पर तेज भागते हुए निकल जाते हैं बिना उस पर एक नजर डाले। रायन हैरान होता है कि इतने ट्रैप्स लगाने के बावजूद ये लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। फिर उसकी नजर लिक्विड की बोतल पर पड़ती है। करीब से देखने पर वो बहुत महंगी लग रही होती है। रायन सोचता है कि लेडी रोज ने ऐसी कीमती चीज उसे क्यों दे दी, जबकि वो खुद एक भागी हुई पर्सनालिटी की तरह जिंदगी गुजार रही हैं और उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं। रायन जानता है कि गैरुडा एक ना एक दिन उन्हें पकड़ ही लेगा। ये उसका मसला नहीं होना चाहिए था, पर अब जब उसने उनका महंगा लिक्विड ले लिया है, उसे लगता है कि वो उनका कर्जदार बन गया है। फिर वो हल्की सी सांस लेकर अपने मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट करता है और कॉर्नैक को समन करता है। समन होने के बाद वो कॉर्नैक को अपना पहला टास्क बताता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।